चलिए आज से हम लोग देखते हैं जलवायु। ठीक है, तो सारे चैप्टर उधर के खत्म हो गए हैं। आज से जलवायु का चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और इसको समझते हैं जलवायु आखिरकार कैसी होती है, किस जगह की कैसी होती है। ठीक है, तो हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत की जलवायु देखेंगे। तो आज क्या देखेंगे? भारत की जलवायु। जलवायु को पढ़ने से पहले पहले इसकी बेसिक चीजें कुछ होती हैं उनको जान लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। जैसे पहली बात, जलवायु होता क्या है। ठीक है, तो जलवायु को जानने से पहले हम लोग क्या जान लें कि मौसम क्या होता है। ठीक है, अगर हमको जलवायु को जानना है तो उससे पहले हम लोग क्या जाने, मौसम किसे कहते हैं। ठीक है, तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम आपको ऐसे कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन होने वाली, कह सकते दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन, वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? मौसम। ठीक है, दिन प्रतिदिन या प्रत्येक क्षण होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। और वही परिवर्तन या वही मौसम जब किसी एक स्थान पर काफी लंबे समय तक ठहर जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उस स्थान की जलवायु बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मौसम है, या जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, या ऐसे करके है। देखो हमारे यहाँ 4 प्रकार के जो है ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो सारी बातें डिस्कस बाद में होंगी। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मौसम है, तो वो अगर मौसम हमारे यहाँ कम से कम उसको कितने साल तक ठहरा होना चाहिए? लगभग 25 से 30 साल तक वही मौसम एक जगह पर अगर बना रहे, उसी प्रकार का जिस प्रकार का मौसम है वो, तो वो मौसम उस स्थान का क्या कहलाएगा? जलवायु कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु के बारे में कैसे क्या। तो भारत की जलवायु देखा जाए तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, भारत की जलवायु बहुत ही अच्छी है। वो कैसे, वो देखते हैं। एक मिनट। ठीक, तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु होती। अब देखिए उष्णकटिबंध होता है क्या है? उष्णकटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये इसके बीच में क्या है? ये विषुवत रेखा है, जिसे बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री। विषुवत रेखा के नॉर्थ में लगभग 23.5 डिग्री अगर ऊपर पहुंचेंगे, 23.5 डिग्री। इसी प्रकार विषुवत रेखा के साउथ में 23.5 डिग्री आएंगे। यानी ये नॉर्थ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये जो बीच का जितना भी ये क्षेत्र होता है, ये जो बीच का जो ये क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि सूर्य उस पे लंबवत चमकता रहता है। हम देखते हैं कि सूर्य कहां से विचलन करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य का विचलन होता है। 23.5 डिग्री की ना तो ऊपर जाता है और 23.5 डिग्री की ना तो नीचे जाता है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में जितने भी आपकी अक्षांश रेखाएं पड़ती हैं, वो सारी क्या कहलाएंगी? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, तो हमने क्या बताया अभी कि हमारा भारत क्या है? उष्णकटिबंधीय वाला, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला है। ठीक है, जलवायु वाला क्षेत्र है। तो एक क्वेश्चन इसमें एक मन में आता है कि अब हमारा भारत जो है, ये तो आप देख रहे होंगे कि ये 23.5 डिग्री के ऊपर, यानी ये जो 23.5 डिग्री हमारे जो भारत में कर्क रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं, 23.5 डिग्री वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती। ठीक है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए भारत के बीचों बीच से होकर ये 23.5 डिग्री आपकी गुजरी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तो चलो ठीक है, हमने जैसे बताया कि भैया उष्णकटिबंधीय वाला ये भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो ये तो उष्णकटिबंधीय हो गया, ये तो उष्णकटिबंधीय हो गया।
लेकिन क्या ऊपर वाला हमने कहा, हमने तो यही बताया ना कि 23.5 डिग्री के ऊपर नहीं होगा और 23.5 डिग्री के नीचे नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का क्या क्षेत्र होता है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण। शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्म। ठीक है, इसी प्रकार 66.5 नीचे जाएंगे तो यहां भी हो जाएगा वही शीतोष्ण, है ना। तो शीतोष्ण कटिबंध कहां हो जाता है, 23.5 डिग्री से ऊपर जब जाते हैं। तो हमें मालूम है भाई कि हमारा जो आप कह सकते हैं कि हमारा जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। ऐसे करके मान लीजिए कर्क रेखा है और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह है आपकी 23.5 डिग्री। तो इतना तो उस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, लेकिन क्या यह क्षेत्र उस कटिबंध के अंतर्गत आया, नहीं आया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भैया ये तो उस कटिबंधी है लेकिन ये नहीं है। तो हमने क्या कहा, भारत की पूरी जलवायु कैसी है, उस कटिबंधी, तो ये कैसे हमने कह दिया कि उस कटिबंधी है। ध्यान में ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो समस्या है। जैसे हमने कहा कि भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय का हमने अभी बताया कि 23.5 डिग्री उत्तर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो अब ये इसको पूरे भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय कहा गया, इसके दो कारण थे। ठीक है, इसके दो कारण थे। यह भी हमारा क्या है, उष्णकटिबंधीय वाला ही है, जबकि इसको होना क्या चाहिए, शीतोष्णकटिबंधीय वाला जल क्षेत्र होना चाहिए, ये वाला, है ना। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है। देखिए कैसे, आप देख रहे होंगे, आप मैप उठाइए अपने एटलस में, देखिए इधर क्या है, मध्य एशिया, जैसे हम लोग तिब्बत और चाइना जानते हैं। ठीक है, इस बीच में ये पूरा मध्य एशिया है और इसी ही साइड क्या है, क्या रसिया का पूर्वी हिस्सा जिसे हम लोग साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, और साइबेरिया, और इधर क्या है, ये पूरा जो हमारा एक रक्षक के रूप में खड़ा रहता है हमें हमेशा हमारे साथ, जिसे हम बोलते हैं हिमालय। ठीक है, इसमें जलवायु में हिमालय की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है ना, तो जलवायु हिमालय में बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये यहां से ये हिमालय पर्वत पड़ जाता है और यहां ये हिंदुकुश पर्वत पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां से साइबेरिया से, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ही शीत लहरें चलती, बहुत ही कह सकते हो बहुत ही ठंडी। ठीक है, तो शीत लहरें क्या करती हैं, ये ऐसे आकर के आती हैं। ठीक है, शीत लहरें ऐसे करके आती हैं और यहां से जब ये हिमालय के सीधे से टकराती है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई आप देख रहे होगे लगभग कह सकते हो 6000 या 6500 मीटर के आसपास है पूरे हिमालय की ऊंचाई। तो ये कह सकते हो कि ये इससे टकरा के ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं हवाएं। अगर साइबेरिया की हवाएं भारत में प्रवेश कर जाएं तो भारत का ये वाला क्षेत्र पूरा शीतग्रस्त हो जाए, यानी यहाँ पे भयंकर तरीके की ठंडी भी पड़ने लगी। उत्तर भारत के जो यूपी है, आपका उत्तराखंड है, आपका बिहार है, ठीक है, तो यहाँ पर भयंकर तरीके की ठंडी पड़ने लगेगी। तो ये हमारा हिमालय बहुत हमारी रक्षा करता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारे भारत में ठंड ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार एक कारण तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या है इसका, दूसरा कारण हमें एक चीज मालूम होगा, पहले एक चीज और समझ लेते हैं फिर दूसरा कारण बात करते हैं। हमें एक चीज मालूम है कि जैसा हमने कहा कि अभी बताया कि ये भारत का 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री है, ये है, और इस बीच में के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हमें तो एक नियम और मालूम है, ठीक है, कि ये वाला क्षेत्र क्या होगा, बहुत ही गर्म होगा। गर्म होगा
तो क्या होता है, जब इसमें गर्म होगा तो यहां पर जो हवाएं होंगी वो गर्म होकर क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी। ठीक है, जो फिजिक्स का नियम है। ठीक है, तो गर्म होकर हवाएं ऊपर उठती हैं। जब गर्म होकर हवाएं ऊपर उठेंगी, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी, और ऊपर उठने के फलस्वरूप क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया। क्योंकि एक रूल है कि जहां पर ताप ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, दाब कम होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर हाई तो वहां पे प्रेशर लो होगा। तो जैसे ही यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी तो यहां पे क्या हुआ, कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो गया, कि हवाएं तो बहुत सारी चली आई ऊपर उठ के। भाई गर्म हुई, हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं और ऊपर उठती हैं। तो यहाँ की बहुत सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो यहाँ पे क्या पैदा हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र। निम्न दाब का क्षेत्र, समझ में आ रही है ना बात। तो यहां पे क्या पैदा हो गया, निम्न दाब का क्षेत्र। अब जब निम्न दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है तो फिर क्या करती हैं, फिर हवाएं तो अपने उसी को क्या करती हैं, हवाएं अपने पूरे जितना भी उसका वायुमंडल, जितना भी उसका वो एरिया होता है वो पूरा अपना कवर करने की कोशिश करती हैं। जैसे ही यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हुआ, हवाएं क्या करेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देंगी। ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना प्रारंभ कर देंगी। तो उच्च दाब से यानी कह सकते हो जो समुद्री हवाएं होती हैं, ठीक है, अरब सागर से, है ना, तो ये हवाएं क्या करती हैं, अब यहां पे जाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत से टकरा करके ये वर्षा करती हैं। ठीक है, अब इस बात का मतलब यहां से ये निकल रहा है कि इस क्षेत्र में जितने भी देश होंगे वो सारे समृद्धशाली देश होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या होगा, जो इस बीच का जो क्षेत्र है, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है बारिश होगी, बारिश की वजह से वहां पे कृषि योग्य जो है भूमि बनेगी और वहां पे कह सकते हो बहुत सारी खेती होगी। ठीक है, तो इस वजह से कह सकते हैं कि ये बहुत ही समृद्धशाली जो है, यहाँ पे इस एरिया में बहुत समृद्धशाली देशों का विकास या जन्म होगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद में हम एक बात और कर लें कि इसको हमने कहा था इसका दूसरा कारण कौन सा है, किसका, उष्णकटिबंधीय का। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय का दूसरा कारण यही है कि हमारा भारत क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा नहीं कि यहां से हवाएं क्या करती हैं, यहां से हवाएं गर्म हुई ऊपर चली तो यहां से हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, और ये जाके इस क्षेत्र को पूरा भर देती हैं। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं, तो इस प्रकार क्या हुआ, अब यहां से ये वाली हवाएं इस पे जाकर वर्षा करती हैं, किस पे, इस पूरे भारत में जाकर ये वाली हवाएं, कौन सी, अरब सागर से जाने वाली हवाएं या बंगाल की खाड़ी से जाने वाली हवाएं इस क्षेत्र में पूरा वर्षा करती हैं। जब इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा करने का मतलब यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यानी ये जो क्षेत्र होगा ये पूरी तरह से गर्म होगा, और ये क्या, ये कौन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से जो जाने वाली हवाएं अगर यहां वर्षा करती हैं तो ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये भी उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा भारत की जलवायु के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देखी, ठीक है, कि उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे कहते हैं भारत को। भारत तो शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए,
शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध का मिक्सर होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उष्ण कटिबंधीय वाला बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये भी कहते हैं भारत क्या है, एक मानसूनी जलवायु वाला देश है। यानी मानसून, मानसून का कह सकते हो, आता नहीं है लेकिन फिर भी अब देख लो कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ठीक है, तो हमारे यहां जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, तो एक कौन सा मानसून होता है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, या पहले लिख लीजिए आप, पहला दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो मानसून भारत में वर्षा मानसून आने की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अब ये हम समझते हैं कि दक्षिण, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि मानसून को समझना, जलवायु को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। तो पहले हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अभी उत्तर पूर्वी मानसून का केवल बेसिक बताया गया है। ठीक है, इस बाद में इसका डीप में बताएंगे कि ये जो है जेट वायु धाराएं कैसे आती हैं और पश्चिमी विक्षोभ से मिल करके पूरे ये इधर से आकर के यहाँ पर वर्षा करती हैं, वो सब बाद में। ठीक है, तो केवल अभी नॉर्मल सी जानकारी कि उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब क्या होता है। मानसून क्या होता है, यानी हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, विपरीत परिवर्तन। तो कह सकते हैं कि जब ये हवाएं इधर से होकर आती हैं, ठीक है, उत्तर और पूर्वी मानसून, तो ये कह सकते हैं ये ऐसे करके आती है, ये वाला मानसून ये ऐसे करके आता है पूरा। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे पूरा ऐसे करके आता है, यहां से बंगाल की खाड़ी से होते हुए। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून है। तो ये हवाएं क्या होती हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं होती हैं, ये आप देख रहे हैं कि पूरा स्थल खंड से होकर आती है। स्थल खंड का मतलब इनको जल, ये कह सकते हो समुद्र नहीं मिलता है। और जब किसी भी वायु को या किसी भी जैसे मान लीजिए जो ये वाली हवाएं आती हैं, ये समुद्र से होकर आती हैं, तो ये क्या करती हैं, अपने साथ पर्याप्त मात्रा में नमी को लेकर आती हैं। जब नमी होती है तो ये भारी भरकम वर्षा भी करती है। लेकिन ये क्या है, ये स्थल खंड से होकर बहती हैं। स्थल खंड का मतलब कह सकते हो पठार, पर्वत, ऐसे करके मैदान से होकर बहती हैं। तो इनमें ज्यादा नमी नहीं आ पाती है। लेकिन ये पूरे भारत में वर्षा तो छोड़िए, थोड़े से ही क्षेत्र में वर्षा भी न कर पाए। अगर इन हवाओं को यहां पे आने का मौका ना मिले, कहां पे, ये हवाएं जैसे ही ये अपने स्थल खंड से होकर के इस बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, वहां से ये नमी को उठाती हैं, यानी नमी वहां से सोखती हैं, नमी लेती हैं और क्या करती हैं, ये उड़ीसा, ये आपका आंध्रा, और यहां पे आपका ये कौन सा है, कोरोमंडल तट, यहां पे अपना आकर पूरा जल यहां पे गिराती हैं। तो ये कब होती है ये वर्षा, ये हमने पीछे वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था, शीत ऋतु में। ये भी हम सब पढ़ेंगे कि वर्षा किस किस उसमें होती है। ठीक है, और इसमें जो ये आपका दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण और पश्चिम ये वाला मानसून। ठीक है, तो ये वाला मानसून बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, जो कि कह सकते हो भारत की
होने वाली वर्षा का 90% वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग अभी देखिए, इसके बाद में धीरे धीरे करके जलवायु की आगे एक एक करके सारे चीजें देख लेंगे। ठीक है, पहले आप इतना आप 1-2 बार देखिए, इसको समझ में आएगा। ठीक है।